हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में 100% प्रोबेबिलिटी होती है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से करने वाला चैप्टर है। आप लोगों की सुविधा के लिए इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प ऐड कर दूंगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें मेरी प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी और मैं रेगुलरली टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मूविंग टेक्स्ट पे दिख जाएगी और डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने सारी चीजें बताई है उसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग बेस बना लेते हैं, थोड़ी बेस बिल्डिंग करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने की। तो देखो भाई, दो तरह की किताबें होती है। एक होता है कैश बुक, एक होता है कैश बुक और दूसरा होता है पासबुक। कैश बुक और पासबुक। कैश बुक तो बल्कि आपके चैप्टर मतलब आपके कोर्स में एक चैप्टर भी होता है। तो कैश बुक क्या होता है मैं मोटा मोटा बता देता हूं। कैश बुक एक प्रकार की सब्सिडरी बुक होती है जिसमें सारी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है। सिंपल भाषा में कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है। तो एक्चुअली कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी होती है और एक प्रकार का लेजर भी होता है। क्यों? क्योंकि कैश बुक अपने आप में एक ऐसी किताब होती है जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस पहली बार रिकॉर्ड होती है, लेकिन कोई अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनता। स्ट्रेट अवे कैश या बैंक का जो बैलेंस होता है एज पर कैश बुक, ये स्ट्रेट अवे आपके ट्रायल बैलेंस पे चला जाता है और ट्रायल बैलेंस से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चला जाता है। तो कैश बुक एक काफी यूनिक काइंड ऑफ किताब होती है। अब कैश बुक कई प्रकार की होती है ना। कैश बुक तीन प्रकार की होती है, या तो मुझे बोलना चाहिए। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक होता है डबल कॉलम कैश बुक, एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। जब सिंगल कॉलम कैश बुक बनता है तो उसमें सिर्फ कैश इन हैंड के मतलब जो रोकड़े के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आते हैं। लेकिन जो डबल कॉलम और थ्री कॉलम कैश बुक होता है उन दोनों में भी एक बैंक का कॉलम भी आता है जिसमें सारी बैंक ट्रांजैक्शंस दिखाई जाती है। तो सबसे पहली बात जो हम कैश बुक की यहां पे बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, हम इसमें सिर्फ बैंक कॉलम की बात करते हैं। यहां पे हम सिर्फ बैंक कॉलम लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो कैश बुक होती है ये कौन बनाता है? ये हम बनाते हैं, यानी बिजनेसेस बनाते हैं। यानी इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंटिटी। जब वो अपनी अकाउंटिंग करती है, कोई भी बिजनेस अपनी एंटिटी जो भी अपनी अकाउंटिंग वगैरह करती है तो उसमें अपना कैश बुक बनाती है। अब एक और किताब होती है पासबुक। आप लोगों ने सुना होगा अपनी डे टू डे भाषा में पासबुक। अपने पेरेंट्स जिनके बैंक अकाउंट है आपने उनके मुंह से सुना होगा कई बार पासबुक। तो पासबुक होता क्या है? पासबुक जो होता है ये बैंक मेंटेन करती है या बैंक इसको बनाती है, मुझे बोलना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट पासबुक में जो भी चीजें आती है दैट इज डन बाय बैंक। तो बैंक अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि बैंक में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कस्टमर के बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, कहां डिपॉजिट हो रहा है, कहां से विड्रॉ हो रहा है, जो भी है ये सारी डिटेल्स अपनी पासबुक में बैंक मेंटेन करके चलती है। तो दो चीजें हो गई, कैश बुक का बैंक कॉलम, और एक बुक हो गई पासबुक जो बैंक मेंटेन करती है। पासबुक को दूसरा तरह से हम लोग बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। कभी कभी इसी चीज को बैंक स्टेटमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि जब पासबुक होती है ये एक फिजिकल बुक होती है, फिजिकल कॉपी होती है। जब बैंक हमें देता है उसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस अपडेट कर करके हमें देता रहता है ना। और लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट होती है, ठीक है। लेकिन दोनों भी चीजों में जो मेन बात है कि वो बैंक मेंटेन करती है। यानी पासबुक में जो भी ट्रांजैक्शन आती है वो हम नहीं रिकॉर्ड करते, वो बैंक रिकॉर्ड करती है। लेकिन जो कैश बुक के बैंक कॉलम में जो ट्रांजैक्शंस आती है उसमें
हम लोग रिकॉर्डिंग करते, क्योंकि ये अकाउंटिंग फंक्शन में मेंटेन करी जाती है। अब अगर मैं एक बात बोलूं आप लोगों से, मैं बोलूं कि सपोज किसी बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, किसी बिजनेस का एक बैंक अकाउंट है, इसको हम ऐसे ही अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बोल लेते हैं अकाउंट नंबर 123, अकाउंट नंबर 123 ऐसे ही बोल दिया मैंने। तो एक ये बैंक अकाउंट है किसी बिजनेस एंटिटी का। अब अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर डेट ले लूं, सपोज मैं ले लेता हूं 30 जून 2022, 30 जून 2022। तो इस डेट पे मेरी बैंक कॉलम के कैश बुक में कुछ बैलेंस आ रहा होगा, और जब मैं बैंक के पास पासबुक लेके जाऊंगा और उसे अपडेट कराऊंगा तो पासबुक पे भी इस डेट पे कुछ बैंक का बैलेंस आ रहा होगा। अब आपको क्या सोचना है भाई, अल्टीमेटली है तो ये सेम ही अकाउंट ना, चाहे मैं कैश बुक में इसको दिखाऊं चाहे पासबुक में दिखाया जाए, है तो यही अकाउंट नंबर 123। यानी कि अगर 30 जून 2022 की मैं बात करूं तो इस डेट पे जो बैंक का बैलेंस होगा वो कैश बुक में भी सेम आना चाहिए, वो कैश बुक में भी सेम आना चाहिए और पासबुक में भी सेम आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हमारी कैश बुक में 30 जून 2022 को 1000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, 1000 रुपए का बैलेंस दिख रहा है, तो भाई पासबुक में भी इतना ही आना चाहिए 1000 रुपए, क्योंकि भाई डेट सेम है, अकाउंट नंबर सेम है, क्लाइंट सेम है, मतलब कस्टमर सेम है, तो बैंक का बैलेंस तो भाई सेम ही आना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, चाहे वो कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये बैलेंस सेम आ पाता है? क्या प्रैक्टिकली दोनों बैलेंसेस सेम आते हैं? द आंसर इज नो। प्रैक्टिकली ये जो दोनों भी बैलेंसेस हैं ये सेम नहीं हो पाते, ये सेम नहीं हो पाते। क्यों ये सेम नहीं हो पाते? इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, कई सारे डिफरेंस के पॉइंट होते हैं। उदाहरण के तौर पे कैश बुक में अगर 1000 रुपए बैलेंस आ रहा है तो जरूरी नहीं पासबुक में भी 1000 रुपए बैलेंस आएगा। हो सकता है पासबुक में 800 रुपए का बैलेंस दिख रहा हो सकता है पासबुक में 920 रुपए का बैलेंस दिख रहा हो सकता है पासबुक में 1100 रुपए का बैलेंस दिख रहा हो, तो कोई दूसरा बैलेंस हमें पासबुक में दिख रहा होगा। तो जरूरी नहीं है कि कैश बुक और पासबुक में हमारा बैलेंस सेम आ रहा हो। अब ये बैलेंस सेम क्यों नहीं आता? What is the reason for difference? क्यों बैलेंस डिफरेंट आ रहा है? इसी चीज को हमें इस चैप्टर में समझना होता है। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें हमें क्या काम करना होता है? हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग कैश बुक का बैलेंस उठाते हैं और पासबुक का बैलेंस उठाते हैं, एक किसी पर्टिकुलर डेट पे देखते हैं कि दोनों में क्या बैलेंसेस आ रहे हैं, और उन दोनों डिफरेंसेस को, जब डिफरेंस आ रहा होता है बैलेंस में, तो उसको रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। ये हम देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों अलग अलग बैलेंसेस आ रहे हैं। भाई कोई तो कारण होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट सेम है, अकाउंट नंबर सेम है, डेट सेम है, तो आइडियली तो दोनों का बैलेंस मैच होना चाहिए। लेकिन मैच अगर नहीं हो रहा तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, तभी बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो हम ये रीजंस को एनालाइज करते हैं और रीजंस के माध्यम से दोनों बैलेंसेस को मिलाने की कोशिश करते हैं, दोनों बैलेंस को मिलाने की कोशिश करते हैं। इसी को बोलते हैं हमें रिकंसाइल करना, इसी को हम बोलते हैं रिकंसाइल करना। दिस इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमें यही सीखना है कि कैसे कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस को मिलाया जाता है। और बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैं कैश बुक बोल रहा हूं आई मीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना, क्योंकि बैंक की बात कर रहे हैं यहां पे, स्पेसिफिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग स्पेसिफिकली बैंक की बात कर रहे हैं। तो जब भी कैश बुक बोला जाएगा, कैश बुक ऑलवेज मींस बैंक कॉलम, ठीक है। तो दिस इज द होल बेस या स्टोरी बिहाइंड दिस चैप्टर। मजे की बात यह है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्लास 11th में सिखाया जाता है, पार्ट ऑफ सिलेबस बन होता है क्लास 11th में। लेकिन हो सकता है कई सारे बच्चों को अब आज के टाइम पे याद ना हो कि इसमें क्या होता था, और 11th में क्या होता था कि सारी चीजें फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते थे, अकाउंट्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ते थे, तो बहुत सारी चीजें हमको हैवी लगती थी, थोड़ा ओवर लगता था। लेकिन अब जब आप सीए फाउंडेशन लेवल पे आ जाते हो, स्पेसिफिकली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तो आपको क्या है कि अब आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर हो गए हो। अब आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ज्यादा अब थोड़ा आप उसको मिला पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। तो दिस इज द होल स्टोरी या बेस बिहाइंड दिस चैप्टर। एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को एक बार नोट करना शुरू करते हैं, अपने नोट्स बनाना भी शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीन फुल कर दूंगा ताकि आप लोगों को
सारी चीजें ध्यान से आसानी से दिखे। तो आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स उतारना शुरू करना, कॉपी करना शुरू करना। अभी हम कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे। तो जो मैंने आपको सारी चीज बताई पहले वही लिख लेते हैं। तो बीआरएस, शॉर्ट में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को बीआरएस बोल लेंगे। तो बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट which is prepared to reconcile difference in the balance as per, इसको नीचे लिख लेता हूं मैं, as per बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक के ब्रैकेट में मैं बैंक स्टेटमेंट भी लिख लेता हूं। कभी अगर क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट भी लिखा हो तो बात वही होती है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट भी बैंक ही जनरेट करता है, पासबुक भी बैंक ही जनरेट करता है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। अगर मैं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात करूं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस एंटिटी, यानी ये हम बनाते हैं, अकाउंटेंट्स बनाते हैं। और पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीनिंग। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हमारे बनाए हुए कैश बुक को और बैंक के बनाए हुए पासबुक को मिलाने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, कौन सी एक पर्टिकुलर डेट लेते हैं हम, इस पर्टिकुलर डेट पे हम लोग सारे डिफरेंसेस को मिलाते हैं। तो ये चीज भी मैं लिख लेता हूं, ये चीज भी मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट एरो डाल के। इट इज प्रिपेयर्ड as on a particular date, as on a particular date। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है। नेक्स्ट एरो में फीचर्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। अब शॉर्ट में मैं इसको बीआरएस बोलता रहूंगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट में बीआरएस बोलते रहेंगे। ठीक है, तो फीचर्स या इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस फर्स्ट लिखना, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एरर्स in cash book oblique passbook. It helps in identifying errors in cash book या पासबुक, है ना। तो कई बार क्या हो सकता है, सिंपल हमने बोला हम कैश बुक के डिफरेंस या कैश बुक के जो बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है उसके डिफरेंस को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं बल्कि, है ना। तो दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस आता है उसका डिफरेंस का वन ऑफ द रीजन क्या बनता है, हालांकि अभी रीजंस मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा और इनफैक्ट रीजंस पे ही हमारे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ऐसी बता रहा हूं क्योंकि यहां पॉइंट ये समझाना है कि वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है कि गलती हो गई, हमसे गलती हो गई या बैंक से गलती हो गई। सिंपल एग्जाम्पल ले लो भाई, हो सकता है मैंने 1000 रुपए की पेमेंट का चेक लिया, मैंने 1000 रुपए पेमेंट करनी थी और मैंने उसका चेक बनाया, मैंने पेमेंट करी 1000 रुपए की, अपनी कैश बुक में डाल दिया 10,000 रुपए, या मैंने कोई गलत अमाउंट डाल दिया। या हो सकता है बैंक गलती कर दे, मैंने पेमेंट किसी को करी 1000 रुपए की लेकिन बैंक ने उसको 1100 रुपए पे रिकॉर्ड कर दिया। तो इस प्रकार की कोई गलती, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन को मैंने डबल रिकॉर्ड कर दिया, मैंने 1000 रुपए की पेमेंट करी, मैंने 1000 रुपए की पेमेंट को रिकॉर्ड कर दिया और मैं भूल गया, मैंने दोबारा से उसको रिकॉर्ड कर दिया, है ना, तो मैंने डबल रिकॉर्ड कर दिया।
तो इस प्रकार की गलतियां हो सकता है हमसे हो गई हो या हो सकता है बैंक से हो गई हो। तो जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि हम डिफरेंसेस को मिलाते हैं बैठ के, तो इससे क्या होता है कि हमसे या बैंक से जो भी गलतियां अगर हो गई हो तो वो पकड़ में आ जाती है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस कह सकते हो ऑफ बीआरएस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, सेकेंड पॉइंट, it helps in identifying undue delays in clearing of issued oblique deposited checks। अगेन ये सारी चीजें जो है ना आपको तब समझ आएगी जब आप प्रैक्टिकली सारी चीजें पढ़ने लगोगे। फिर भी मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं। सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, ये मैं हूं, लिख लेता हूं शिलिन सर। अब मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे बहुत सारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने बोला सर मुझे आपसे पढ़ना है। मैंने बोला ठीक है, पढ़ना है तो आपको फीस देनी होगी, आप मुझे फीस पे कर दो और आपको मैं अपने बैच में ऐड कर दूंगा। तो स्टूडेंट ने क्या किया, मेरी फीस एक चेक फॉर्म में दे दी। अभी चेक क्या होता है, होप आपको पता ही होगा चेक क्या होता है, तो मैं चेक के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा, क्योंकि चेक एक बहुत कॉमन एक ऐसी चीज है जो हर किसी को पता ही होती है ना। तो इसलिए स्टूडेंट ने मुझे चेक दे दिया। सपोज मेरी फीस थी 10,000 रुपए, भाई दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, 10,000 रुपए की फीस थी, उसने मुझे चेक दे दिया। अभी चेक क्या है, चेक मेरे पास पड़े रहने से तो कुछ होगा नहीं ना, मुझे इस चेक को जाके अपने बैंक अकाउंट में जमा करना होगा। तो मैं इस चेक को लेके गया अपने बैंक के पास और मैंने इसको डिपॉजिट कर दिया। सपोज ये मैंने डिपॉजिट किया, आज ही की डेट ले लेता हूं, 1 जुलाई 2022 को, 1 जुलाई 2022 को मैंने इसको डिपॉजिट किया। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जब मैं इस चेक को जमा करता हूं 1 जुलाई को, तो ऐसा नहीं है कि मेरे बैंक में 1 जुलाई को ही पैसा आ जाएगा। ये 1 जुलाई को पैसा नहीं आता, क्योंकि इस चेक को एक क्लियर होना पड़ता है, हम बोलते हैं चेक क्लियर होना। तो जब पूरा जो एक प्रोसेस होता है चेक क्लियरिंग का, इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिकली एक दिन के अंदर नहीं होता। तो जरूरी नहीं कि 1 जुलाई को हो जाए, जरूरी क्या होगा ही नहीं, 1 जुलाई को कभी नहीं आएंगे। ये हो सकता है 3-4 दिन बाद आए, 5 दिन बाद आए, 1 हफ्ते बाद जमा हो, तो ये टाइम लगता है चेक क्लियरिंग प्रोसेस में। तो 3-4-5 दिन, हफ्ता भर तक लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो 15 जुलाई आ गई, मैं अभी भी अपने बैंक में जाके देख रहा हूं तो ये चेक क्लियर ही नहीं हुआ, ये पैसे मेरे अकाउंट में आए ही नहीं। तो कुछ ज्यादा डिले नहीं होने लग गया भाई, एक रीजनेबल टाइम जितना लगता है उतना लगे कोई बात नहीं, लेकिन एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा अगर टाइम लगने लग जाए तो दिक्कत की बात है। भाई मेरे को अपने बैंक से लड़ना पड़ेगा, जाके बोलना पड़ेगा भाई तुम क्या कर रहे हो, 15 दिन हो गए, मैंने 1 जुलाई को चेक जमा किया था, आज 15 जुलाई हो गई, तुमने मेरा चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। भाई मैं क्या करूं, मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा अगर तुम ऐसे करने लग जाओगे तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमको ऐसे जो डिलेज हैं, जो बैंक नालायक पंती कर रहा है हमारे साथ, डिले कर रहा है चेक क्लियर करने में, ऐसे डिलेस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है तो ये भी मैं बता देता हूं। जब मैं प्रैक्टिकली 1 जुलाई को चेक जमा करूंगा तो मैं अपने कैश बुक में एंटर कर दूंगा, इसको मैं दिखा दूंगा कि भाई 1 जुलाई को मेरे पास पैसा आ गया, मैंने अपना बैंक का मतलब बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन बैंक वाले नहीं बढ़ाएंगे, बैंक वाले तो तभी बढ़ाएंगे जब तक मतलब जब चेक क्लियर हो जाएगा तभी इस बैलेंस को बढ़ाएंगे, है ना। मेरे कैश बुक पे बैलेंस बढ़ जाएगा लेकिन बैंक के पास नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक के पास ये बैलेंस बढ़ेगा नहीं, है ना। तो इस वजह से क्या होगा, बैलेंस में डिफरेंस आने लग जाएगा, मेरे बैलेंस अलग अलग आएंगे दोनों में, पासबुक और मेरी कैश बुक में। तो जब मैं इन दोनों बैलेंसेस को मिलाने बैठ जाऊंगा तब मेरे को पता लगेगा कि भाई एक चेक था जो मैंने 1 जुलाई को जमा किया था लेकिन ये अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ,
है ना। तो जब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा तो ऐसे जो भी चेक्स है जो मैंने चाहे डिपॉजिट करे, इस रिवर्स केस भी हो सकता है, अगर मैं चेक किसी को पेमेंट करने के लिए इशू कर रहा हूं तो वो पेमेंट जब करूंगा तो जब मैं अपने बैंक को तो कम कर दूंगा, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं होगा चेक, बैंक वाले मेरा बैलेंस कम नहीं करने वाले। तो मेरे को इस बीआरएस बनाने से इन जो डिलेज हो रही है बैंक की तरफ से, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द होल पॉइंट। चलिए जल्दी से आप अगले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, discourages embezzlement and other malpractices by cashiers. तो ये बहुत सिंपल पॉइंट है, कुछ नहीं है। अब हमारे जो कैशियर्स बैठे हैं उनको किसी कस्टमर से कैश मिला, पेमेंट मिली, तो उसने क्या किया, अकाउंटेंट ने या जो भी है कैशियर ने अपने पास दिखा दिया होगा, एंट्री कर दी होगी कैश मिलने की, लेकिन उसको जाके उसने बैंक में जमा नहीं किया, है ना। उसने डाल दिया अपनी कैश बुक में, दिखा दिया कि चलो ये कैश को हमने बैंक में जमा कर दिया, बट रियलिटी में उसने जमा नहीं किया। तो जब उसने अपनी कैश बुक में दिखा दिया कि बैंक में जमा कर दिया, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली में जमा हुआ कि नहीं हुआ? मैं अपने बैंक के पास जाके देखूंगा, मैं बैंक की पासबुक जाके निकाल के देखूंगा, मैं बैंक की स्टेटमेंट निकाल के देखूंगा, और वहां मुझे पता लगेगा कि भाई एक्चुअली में कैश तो डिपॉजिट हुआ ही नहीं। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि कैशियर ने कुछ झोल करा, कुछ दगाबाजी करी। तो इस दगाबाजी को अवॉइड करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए बीआरएस हेल्प करता है। आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर एम्बेजलमेंट का क्या मतलब होता है? तो एम्बेजलमेंट का मतलब होता है चोरी, इसका मतलब होता है चोरी, है ना। तो यानी कैशियर्स को डिस्करेज करेगा कि भाई आप इससे उल्टे सीधे काम करो, है ना, धोखेबाजी ना करो कि भाई कैश मिल गया, आपने कैश बुक में दिखा दिया कि इसको जमा कर दिया बैंक में, बट एक्चुअली में आप इसको अपनी जेब में लेके घर चले गए। तो इस तरह की उल्टी सीधे हरकतें ना करें हमारे कैशियर्स, उसमें बीआरएस हेल्प करता है। क्योंकि कैशियर को पता होगा कि कल को बैठ के भाई मालिक जो है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मिलाने बैठेगा ही बैठेगा, और तब उसे पता लग जाएगा कि ये कैश उसके अकाउंट में आया नहीं। तो कैशियर यानी उल्टे सीधे इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। ठीक है, आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट एक्चुअल पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस। तो ये बहुत जनरिक टाइप का पॉइंट है, कुछ खास नहीं है। इससे मतलब बीआरएस बनाने के हेल्प से हमको पता लगता है कि एक्चुअली में हमारे पास बैंक में कितने पैसे पड़े हुए, एक्चुअली में बैंक में हमारे कितने पैसे पड़े हुए। चलो ठीक है, सो दिस वाज द फीचर्स, कह सकते हो इंपॉर्टेंस पूछे, कोई भी पूछे, ये सारी आपके फीचर्स या इंपॉर्टेंस हो जाएंगे ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कॉजेस ऑफ डिफरेंस। कॉजेस ऑफ डिफरेंस यानी हमारे जो बैंक पासबुक है और कैश बुक है, इसके जो बैलेंस में डिफरेंस आते हैं उसके क्या कॉजेज होते हैं। तो इन कॉजेज में बेसिकली हम कैटेगराइजेशन समझेंगे कि किस किस कैटेगरीज के डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा मतलब बेसिकली बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस अलग अलग आता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो मैं इसमें स्क्रीन फुल कर देता हूं, आप लिखना मेरे साथ साथ। फर्स्ट लिखना, डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन in cash book and passbook. CB means cash book, PB means passbook. क्या मतलब हुआ? तो ये सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला एग्जांपल। तो यहां पे मैंने क्या बोला था आपको कि 1 जुलाई को मैंने चेक जमा किया, तो मैंने इसको कैश बुक में एंटर करा, लेकिन प्रैक्टिकली सपोज
ये चेक क्लियर हुआ 20 जुलाई को। चेक 20 जुलाई को क्लियर होने का मतलब क्या हुआ, बैंक ने पासबुक में इस चेक को 20 जुलाई को रिकॉर्ड किया होगा। तो मैंने अपनी कैश बुक पे 1 जुलाई को रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक ने इसको 20 जुलाई को रिकॉर्ड किया। तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया कि हमने कैश बुक और पासबुक में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई वो अलग अलग टाइम पे हुई। सो दिस इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। सर डिफरेंस कैसे, तो सपोज अगर मैं 10 जुलाई को बीच में बैठ गया इन दोनों बैलेंसेस को मिलाने, तो यहां पे डिफरेंट आएगा बैलेंस, है ना। क्यों डिफरेंट आएगा, क्योंकि मैंने एक अपना कैश बुक बढ़ा रखा होगा 1 जुलाई को, लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया होगा क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ होगा। तो यानी कि मेरे कैश बुक और पासबुक में अलग अलग बैलेंसेस दिख रहे होंगे 10 जुलाई को, है ना। तो ये आपका डिफरेंस का एक कॉज बन जाता है, रीजन बन जाता है कि हमारे बैलेंसेस क्यों नहीं मैच करते। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला डिफरेंस पढ़ते हैं। सेकंड, अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिख लो, चाहे एग्जाम्पल लिख लो। चेक डिपॉजिटेड ऑन 1 जुलाई, ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 1 जुलाई 2022 क्लियर्ड ऑन 20th जुलाई 2022, 20th जुलाई 2022। thus this deposit will be recorded in cash book and passbook on different dates, on different dates। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखवा दिया ताकि आप पढ़ो तो लिंक कर पाओ सारी चीजों को। सेकंड हो गया transactions being carried out by banks itself without intimating the customer। अगर आप लोगों के अपने बैंक अकाउंट होंगे तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट है तो आप चीज को समझ पाओगे। आप लोगों ने अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपको एक चीज नोटिस की होगी, कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं लगता, लेकिन बैंक कुछ चार्जेस काट देता है। कभी डेबिट कार्ड चार्जेस काट देगा, कभी चेकबुक इशू करने के चार्जेस काट देगा, कोई ना कोई चार्जेस ऐसी काट देता है, हमको बताता ही नहीं बैंक। हम अपनी पासबुक खोलते हैं या अपनी स्टेटमेंट निकालते हैं तब हमें दिखता है अरे बैंक ने तो चार्जेस कुछ काट रखे हैं। तो कई बार कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जो बैंक अपने आप कर देता है लेकिन हमें बताता नहीं है। इसका एक और एग्जांपल है, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट मिलता है पीरियोडिकली, तो आपके अकाउंट में अपने आप इंटरेस्ट जमा हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। तो बैंक आपका इंटरेस्ट जमा कर देता है आपके बैंक में, लेकिन आपको बताता ही नहीं है। यह हमें पता कब लगता है, जब हम बैंक की स्टेटमेंट निकालते हैं या पासबुक जाके हम लोग बैंक के पास अपडेट कराते हैं, तब हमें पता लगता है कि ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हुई है। तो इस वजह से भी कई बार डिफरेंस आ सकता है। भाई जब मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मेरे बैंक ने कुछ मेरे अकाउंट से काट दिया है पैसा या कुछ जमा कर दिया है, तो मैं अपनी कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो बैंक तो रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन मैं अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मेरे बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बोला इसी को लिख लेना एग्जाम्पल में। इंटरेस्ट credited by बैंक, या फिर बैंक चार्जेस डिपॉजिटेड बाय बैंक, सॉरी डिपॉजिटेड थोड़ी, डिडक्टेड, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। ये हो गया आपका एग्जाम्पल इसका। थर्ड पॉइंट, एरर्स इन
प्रिपेयरिंग कैश बुक ऑब्लिक पासबुक, एरर्स इन प्रिपेयरिंग कैश बुक और पासबुक। तो इसमें तो वही सिंपल पॉइंट हो गया, सपोज अगर एक कोई ट्रांजैक्शन को मैंने दो बार अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो ये मेरी कैश बुक बनाने में गलती हो गई। इसी प्रकार से हो सकता है बैंक कुछ गलती कर दे, कोई गलत अमाउंट दिखा दे, कुछ गलत कर दे, तो इस तरह की जो गलतियां हो जाती, एरर्स हो जाती है, चाहे वो हमसे हो चाहे वो बैंक से हो, वो भी एक कॉज ऑफ डिफरेंस बन जाता है फॉर द डिफरेंस इन बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। तो इसी को एग्जाम्पल में लिख लेते हैं हम लोग। डबल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया गलती का। अब गलतियां क्या है, गलती बहुत प्रकार की हो सकती है, तो गलती कोई भी हो सकती है। ओमिशन भी गलती होती है, हो सकता है हमने कोई ट्रांजैक्शन करी लेकिन हम ओमिट कर गए, हम भूल गए, हमने उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो ये भी गलती होती है। ठीक है, तो गलतियों की वजह से भी हमारे बैंक के बैलेंसेस और जो हमारा पासबुक या कैशबुक का बैलेंस जो होता है बेसिकली, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। राइट, तो ये हो गए आपके कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है कॉमन आइटम्स ऑफ डिफरेंस एंड देयर इफेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बेसिकली यहां मैं कुछ डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि आपके क्वेश्चंस में, आपके अल्टीमेटली जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं बीआरएस के, उसमें क्या क्या कॉमन आइटम्स वो देता है डिफरेंसेस के और उसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आपको बता दिया। हम लोग कैश बुक या पासबुक का बैलेंस लेते हैं और इसको रिकंसाइल करते हैं दूसरे बैलेंस से, है ना। अगर हम कैश बुक का बैलेंस ले रहे हैं तो हम उसको पासबुक के बैलेंस से रिकंसाइल करेंगे, अगर हम पासबुक का बैलेंस ले रहे हैं तो हम उसको कैश बुक के बैलेंस से रिकंसाइल करेंगे। तो ये तो काम हमको करना होता है इन दिस चैप्टर। अब इसमें होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो बच्चे रट के चले जाते हैं, बच्चे हर चीज रट के चले जाते हैं कि भाई ये चीज दे रखी होगी तो हम इसका ये ट्रीटमेंट करेंगे, ये चीज दे रखी होगी तो हम इसका ये ट्रीटमेंट करेंगे। हमको ऐसे नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम कई सारे आइटम्स डिस्कस करेंगे और रीजन समझेंगे कि भाई इस डिफरेंस की वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा होगा। ठीक है, ये कैसे करेंगे अभी हम जब करेंगे डिस्कशन करना शुरू करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, आओ जी। तो इसमें लिखना शुरू करते हैं और साथ साथ इसको समझना भी शुरू करते हैं। तो इसमें पहला आइटम लिखना, इसमें हम क्या करेंगे, हम आइटम लिखेंगे कि डिफरेंस का क्या आइटम है और उसका इफेक्ट समझेंगे कि इस डिफरेंस की वजह से या इस आइटम की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा होगा। तो इसमें पहला लिखना चेक्स, थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं इसको, चेक्स इशूड but not presented for payment, but not presented for payment, checks issued but not presented for payment। इसका मतलब क्या है कि हमने चेक पेमेंट करने के लिए इशू करा, किसी को हमने चेक पेमेंट करने के लिए इशू करा। सपोज मैं हूं, मेरे को अपने इंप्लॉइज को सैलरी देनी थी, तो मैंने अपने इंप्लॉइज को सैलरी देने के लिए उनको चेक पकड़ा दिया, तो यानी पेमेंट के लिए मैंने एक चेक इशू कर दिया। तो चेक इशू करते ही मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैश बुक से बैलेंस काट दूंगा, मैं उसे दिखा दूंगा, मैं उस पेमेंट को रिकॉर्ड कर दूंगा अपनी कैश बुक में। लेकिन बैंक इस पेमेंट को कब रिकॉर्ड करेगा, जब ये चेक क्लियर होगा। हमने बोला चेक क्लियर होने के बाद। तो जब तक एक्चुअली में चेक क्लियर नहीं होता, बैंक इस पेमेंट को अपने पासबुक में या अपने पास अपने रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इससे इफेक्ट क्या होगा, अब कॉमन सेंस लगा के सोचना। भाई इस चैप्टर में ना हमको सिर्फ थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग और कॉमन सेंस लगाना और कुछ भी नहीं करना। तो अब इसमें कॉमन सेंस लगाना, जब मैंने चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी, लेकिन नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक अभी क्लियर ही नहीं हुआ, यानी बैंक ने अभी इसको कम नहीं करा, यानी हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम आ रहा होगा। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम आ रहा हो, ऐसे लिख लेना, पासबुक के बैलेंस से कम आ रहा हो।
ठीक है। तो वंस आप इफेक्ट आइडेंटिफाई कर लो कि भाई इस गलती की वजह से या इस डिफरेंस की वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है, फिर आप अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना पाओगे। अब इसको बीआरएस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ आएगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इसका इफेक्ट समझना है कि इस डिफरेंस की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा हो। ठीक है, चलो अगला इसी तरह से डिस्कस करते हैं। सेकंड चेक्स पेड या डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not cleared तो ये वही एग्जाम्पल हो गया जो मैंने अपना केस बताया था, अपना एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल हो गया कि भाई मुझे किसी ने चेक दिया तो मैंने चेक जाकर बैंक में जमा कर दिया, आपके मुझे चेक मिला, आपके मुझे पैसा मिल रहा है ना। तो वंस मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक में, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दूंगा, यानी मैं अपना कैश बुक बढ़ा दूंगा। लेकिन ये अभी क्लियर तो हुआ नहीं चेक, तो जब तक चेक क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक तो इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाला। तो इफेक्ट क्या हो जाएगा कि मैंने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी लेकिन बैंक ने अभी इसको नहीं बढ़ाया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट लिख लेंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा है। चलिए थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट अलाउड या फिर क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड या क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी यहां पे क्या हुआ कि बैंक ने अगर जो सेविंग्स अकाउंट है, जिसका सेविंग्स अकाउंट होता है, तो सेविंग्स अकाउंट पे बैंक कुछ इंटरेस्ट देती है, हालांकि वो बहुत नॉमिनल इंटरेस्ट होता है बट वो इंटरेस्ट देती है ना। तो ये वो क्या केस हो गया कि भाई इंटरेस्ट बैंक ने अलाउ कर दिया, है ना, इधर आ जाओ, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, यानी बैंक ने इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। तो बैंक ने क्या होगा, इंटरेस्ट जमा करती है अपना, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन अभी मैंने तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं लगा कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है मेरे को। तो जब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन मैंने कैश बुक में अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा होगा, मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो रहा होगा एज कंपेयर टू कैश बुक का बैलेंस। तो इसका इफेक्ट लिख देंगे। इफेक्ट क्या हो जाएगा इसका, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा, या फिर उल्टा बोल दो, पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से ज्यादा होगा। अब इसका उल्टा, नेक्स्ट इसका बिल्कुल उल्टा केस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑब्लिक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑब्लिक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, डिडक्टेड बाय बैंक। ठीक है, तो ये बिल्कुल उल्टा केस हो गया। आपके क्या हुआ, बैंक ने कुछ चार्जेस काट दिए, बैंक ने मेरे डेबिट कार्ड के चार्जेस काट दिए, एनुअल चार्जेस काट दिए कुछ मेरे, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, बैंक ने जैसे ही चार्जेस काट दिए होंगे, मेरा बैंक का बैलेंस कम कर दिया होगा बैंक ने, लेकिन क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं लगा, मैंने तो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया नहीं, तो मैंने तो अपने बैंक कैश बुक का बैलेंस कम ही नहीं करा। तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, पासबुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। तो इसका इफेक्ट लिख देंगे हम लोग, कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा हो, ये मेरा डिफरेंस हो गया। फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑब्लिक डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। इस पॉइंट का क्या मतलब है, देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या प्रैक्टिकली यही होता है। सपोज मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मैंने किसी कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो जब भी वो कंपनी डिविडेंड देगी तो वो डिविडेंड मुझे मिलेगा, और डिविडेंड कैसे मिलेगा, मेरे वो बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जो हमारा बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होता है
उस बैंक अकाउंट में डिविडेंड अपने आप जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी सेम कहानी होती है, डिविडेंड आ जाता है। जैसे मेरे पास अगर शेयर्स है, मेरे पास प्रैक्टिकली हैं शेयर्स कुछ, तो मेरे को जब भी डिविडेंड आता है तो मुझे पता नहीं लगता, मुझे अपना बैंक का नेट बैंकिंग पे या कहीं पे लॉग इन करके देखना पड़ता है और मुझे उसमें देख के पता लगता है कि फलाना कंपनी का डिविडेंड मिला है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिविडेंड मिला है, टीसीएस का डिविडेंड मिला है। तो ये मुझे बैंक में जब मैं लॉग इन करता हूं और अपनी स्टेटमेंट खोलता हूं या अपना पासबुक लेके जाता हूं, तब मुझे पता लगता है कि कोई डिविडेंड मेरे पास आया है। तो इसमें यही पॉइंट है कि अगर डिविडेंड बैंक में डायरेक्टली आ गया हो और हमें पता ना लगा हो, तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, मेरा बैंक का बैलेंस तो बढ़ जाएगा, है ना, बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक के हिसाब से बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे को अभी पता ही नहीं लगा कि मुझे कोई डिविडेंड वगैरह कुछ मिला है मेरी इन्वेस्टमेंट पे या इंटरेस्ट मिला है मेरी कोई इन्वेस्टमेंट पे, तो मैंने अभी अपना बैलेंस कैश बुक का बढ़ाया नहीं होगा। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इफेक्ट हो जाएगा, कैश बुक बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा। ये रटना नहीं है, मैं आपको रटने के लिए नहीं लिखवा रहा ये, ठीक है, रटने के लिए नहीं लिखवा रहा, ये आपको लॉजिकली, जैसे मैं लॉजिकली आपको बता रहा हूं, बस इसको आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसका लॉजिक समझ गए तो आपको कभी भी इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप इसको आप रटोगे नहीं। चलिए 6 पॉइंट क्या है, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। तो ये बिल्कुल अगेन उल्टा, फिफ्थ का जो मैंने डिस्कस किया था उसका उल्टा हो गया कि अगर बैंक ने कोई अपने आप डायरेक्टली कुछ पेमेंट वगैरह कर दी तो क्या होगा, बैंक मेरा पासबुक कम कर देगा, मेरा बैलेंस कम कर देगा। लेकिन मुझे अभी पता ही नहीं लगा कि मेरे बैंक से कोई डायरेक्ट पेमेंट हुई है, तो मैं अपना कैश बुक कम नहीं करूंगा। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा आ रहा होगा लेकिन पासबुक का बैलेंस कम हो गया होगा। तो बस ये इफेक्ट इसका लिख देंगे। सो माई कैश बुक बैलेंस विल बी मोर देन पासबुक बैलेंस। सेवेंथ डायरेक्ट पेमेंट into the bank by customers, इसमें क्या हुआ, हो सकता है मेरे कुछ अच्छे कस्टमर होंगे जो चुपचाप जाके डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देते होंगे। तो इससे क्या होगा, जब वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेंगे तो पासबुक में मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड्स में बैलेंस डिपॉजिट आ जाएगा। लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे भी पता ही नहीं है कि मेरे कस्टमर्स ने बैंक में कुछ जमा कर दिया पैसा, तो मैंने अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। तो उससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा लेकिन कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा। ये हो गए 7 पॉइंट्स। 8th पॉइंट लिखेंगे। 8th पॉइंट, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ये तो ऑल्दो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हो सकता है आपने पढ़ाना हो, तो इस पे होता क्या है पहले मैं बताता हूँ। बिल डिस्काउंट कराने का क्या मतलब होता है, ऑल्दो 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो। बिल डिस्काउंट मतलब क्या होता है, सपोज ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है। अब बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये तो आप लोगों को पता होगा। तो मेरे पास कोई बिल्स रिसीवेबल है जिसके अगेंस्ट मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पेमेंट मिलेगी अपने कस्टमर से। हो सकता है 2 महीने बाद मिले, हो सकता है 3 महीने बाद मिले, लेकिन सपोज मुझे पैसा आज ही चाहिए, मुझे पैसा आज के आज ही चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होता है कि मैं ये बिल्स रिसीवेबल लेके बैंक के पास जा सकता हूं और बैंक के पास जमा कर सकता हूं, और बदले में बैंक क्या करेगी, बिल्स रिसीवेबल मुझसे लेके ये पैसा मुझे आज ही दे देगी, ये पैसा मुझे आज ही दे देगी। अब ऑफ कोर्स फ्री में नहीं देगी, कोई सोशल वर्क करने थोड़ी बैठी है बैंक, कुछ अपने चार्जेस वगैरह डिडक्ट करके अपना बैलेंस पैसा मेरे को दे देगी। इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंट कराने का। अब कल को अगर ये बिल
डिसऑनर हो जाए। डिसऑनर का मतलब क्या है कि डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में, कल को इस बिल पे डिसऑनर हो जाए यानी डिफॉल्ट हो जाए पेमेंट में, है ना। अब क्या है कि भाई ये जो बिल्स रिसीवेबल है ये बैंक के पास है, तो जब भी 2 महीने बाद 3 महीने बाद अब पेमेंट जो भी आएगी वो मेरे पास नहीं आएगी, वो पेमेंट अब बैंक के पास जाएगी क्योंकि बिल बैंक के पास है। लेकिन अगर कल को बिल है डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब मैंने बोला डिफॉल्ट हो जाता है पेमेंट में, यानी जिसको पेमेंट करनी थी वो पेमेंट नहीं करता, तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक चुपचाप बैठा थोड़ी रहेगा, अब बैंक वापस मेरे पास आएगा और ये जो पैसा है वो मुझसे वापस रिकवर करेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो डिसऑनर हो जाता है डिस्काउंटेड बिल, तो बैंक हमसे रिकवर करता है ये पैसा, बैंक अपना थोड़ी नुकसान कराएगा, बैंक हमसे वो रिकवर कर देगा। अब ऊपर क्या कहानी हुई, अब पढ़ना, डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने कोई बिल डिस्काउंट कराया था बैंक के साथ, लेकिन वो बिल डिसऑनर हो गया, अब बैंक प्रैक्टिकली क्या करेगी, उस अमाउंट को रिकवर करेगी हमसे। तो वो कैसे रिकवर करेगी, वो हमारे बैंक में से पैसा निकाल लेगी, हमारे बैंक में से पैसा कम कर देगी। तो इससे होगा क्या, बैंक में या पासबुक में पैसा कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन मेरी कैश बुक में बैलेंस अभी बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं कि बैंक ने रिकवर कर दिया मुझसे। तो इफेक्ट क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है। तो बस अब इसी चीज को लिख लेना है हमको। इफेक्ट क्या होगा, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से ज्यादा आ रहा हो। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट, bills collected by the bank on behalf of its customer, on behalf of its customers। तो ये अगेन एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो अब यहां पे क्या कहानी होती है, मैं आपको कहानी बता देता हूं क्या कहानी होती है। जब तक आपको कहानी नहीं पता होगी तब तक आप इसको लिंक नहीं कर पाओगे। तो अगेन सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, मेरे पास अगेन बिल्स रिसीवेबल पड़े हैं। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने ऊपर क्या बोला था कि अगर मेरे को पैसा आज ही चाहिए तो मैं इस बिल को डिस्काउंट करा सकता हूं। लेकिन सपोज मैं पैसा मुझे आज नहीं चाहिए, पैसा मैं तैयार हूं कि चलो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी मिलेगा मैं तब ले लूंगा, लेकिन मैं अपने ऊपर थोड़ा भरोसा नहीं करता, मेरे को भरोसा नहीं होता, मुझे लगता है यार बिल अगर मैं अपने पास रखूंगा तो मेरे पास ये खो जाएगा, फट जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस बिल रिसीवेबल को बैंक के पास लेके जाता हूं, बैंक के पास ले जाता हूं और उनकी कस्टडी में रख देता हूं। ध्यान रखना, मैं डिस्काउंट नहीं करा रहा, मैं पैसा नहीं ले रहा बैंक से, मैं सिर्फ बिल का कागज लेके बैंक के पास कस्टडी में रखवा ले रहा हूं कि भाई देखो मेरे को अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे डर लगता है कि मैं इसे खो दूंगा, ये चोरी हो जाएगा, फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप इसको अपनी कस्टडी में रखो। जब ड्यू डेट आएगी इस बिल की पेमेंट की, उस टाइम आप पेमेंट इसको ले लेना, आप इसको इस पे जो भी पैसा है उसको कलेक्ट कर लेना। इसको हम बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब यहां पे कहानी क्या हुई कि सपोज बिल मैंने कलेक्शन के लिए दे दिया था बैंक को और ड्यू डेट पे कस्टमर ने पैसा जमा कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, मेरे बिहाफ पे इस बिल का पैसा ले लेगा, मेरे बिहाफ पे ले लेगा, क्योंकि मेरे पास बिल है नहीं, मैंने भी बैंक को सौंप दिया है, बैंक के पास है, तो मेरे बिहाफ पे अब उस बिल के अगेंस्ट पैसा बैंक लेगा। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, इफेक्ट क्या होगा, जब बैंक पैसा ले लेगा मेरे बिहाफ पे तो वो मेरे पासबुक का बैलेंस बढ़ा देगा, लेकिन मेरे को तो अभी पता ही नहीं हुआ कि बिल कलेक्ट हो गया है या बिल का पैसा आ गया है, तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई नहीं होगी, मैं अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ाऊंगा नहीं। तो इफेक्ट क्या होगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका ही हम इसी चीज को हम लिख लेते हैं, इसका इफेक्ट लिख लेते हैं। क्या होगा इसका इफेक्ट, मेरा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 9 पॉइंट हो गए और अब 10th हो गया, 10th पॉइंट हो गया, एरर्स इन रिकॉर्ड, गलतियां, बची हुई सारी जो भी गलतियां वगैरह है वो इस कैटेगरी में आ जाएंगी। तो अब यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं,
यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, डिपेंड करता है कि मतलब एरर हुई है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसका कोई घिसा पिटाई इफेक्ट होगा। अब वो गलती क्या हुई है उस पर डिपेंड करता है कि इफेक्ट क्या होगा। तो इसमें मैं कोई हार्ड एंड फास्ट वे में कुछ लिखवा नहीं सकता, तो इसमें हम लिख लेंगे बस, इसमें हम लिखेंगे डिपेंड्स ऑन केस टू केस। डिपेंड करता है क्या गलती हुई है, क्या एरर हुई है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई इस गलती की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा होगा मेरी कैश बुक और बैंक पासबुक के बैलेंस पे। ठीक है, तो ये होते हैं मेरे मोस्ट कॉमन आइटम्स ऑफ डिफरेंसेस जो हमारे मोस्टली क्वेश्चन में जो बीआरएस का क्वेश्चन आता है उसमें जो डिफरेंसेस के आइटम्स आते हैं वो इसी के इर्द गिर्द मोस्टली बनते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम पहले इन सारी गलतियों को डिस्कस करें। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे बीआरएस के तो उस टाइम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, उस टाइम आपको यहां से इस चीजों को लिंक करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है और इस डिफरेंस की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है मेरे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। तो दिस यू हैव टू डिसाइड, राइट। तो इंपॉर्टेंट था ये डिस्कशन, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि बीआरएस कैसे बनाया जाता है। अब थोड़ा हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते रहेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले इस पे नोटिंग करना शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लेना आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस, प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस, ब्रैकेट में लिखना एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। यानी कि हमारा बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, किस प्रकार से हम लोग बीआरएस स्टार्ट करते हैं। तो जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये हो सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैलेंस एज पर कैश बुक होता है ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सिमिलरली जो बैलेंस एज पर पासबुक होता है ये भी, तो मैं यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट एज पर पासबुक होता है ये भी या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेबिट बैलेंस, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, काम करता हूं इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। तो मैंने बोला पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ये फेवरेबल बैलेंस होता है और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है ये फेवरेबल बैलेंस होता है। अभी बताता हूं क्यों। सिमिलरली कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है अनफेवरेबल बैलेंस। इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। सिमिलरली पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ये होता है अनफेवरेबल बैलेंस। सेम चीज यहां पे इसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। तो ये हो गया मेरा करेक्ट। देखो कैश बुक में डेबिट बैलेंस क्या होने का क्या मतलब है। कैश बुक क्या होता है, बेसिकली एक एसेट दिखा रहा है। बैंक क्या होता है, मेरे लिए एक एसेट होता है। तो डेबिट बैलेंस अगर मेरे एसेट का आ रहा है तो अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, मेरे पास एसेट है या नहीं।
तो इसलिए जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे लिए जो चीज डेबिट बैलेंस होती है वो पासबुक में क्रेडिट होती है, क्योंकि मेरे लिए जो एसेट है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है ना। अगर मेरे बैंक में, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, अगर मेरे बैंक में 100 रुपए पड़े हैं, अगर मेरे बैंक में 100 रुपए पड़े हैं तो ये मेरे लिए एसेट है, क्योंकि ये मेरे पैसे हैं। लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक ये पैसा मेरी तरफ ओ करता है, क्योंकि बैंक के पास ही मेरा पैसा पड़ा है, तो ये बैंक की लाइबिलिटी हो जाती है। इसलिए हमारा जो डेबिट बैलेंस होता है, जो हमारा पॉजिटिव बैलेंस होता है, बैंक पासबुक में ये क्रेडिट में दिखता है। सिमिलरली उल्टा सोचना, हमारे कैश बुक में, बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं बेसिकली, हमारे कैश बुक में जो क्रेडिट बैलेंस आता है, ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मेरे लिए लाइबिलिटी होती है। क्रेडिट बैलेंस मतलब मेरे लिए लाइबिलिटी होना, इसलिए इसको हम लोग अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। इसलिए हम इसको अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। अब सेम लॉजिक से सोचना, अब क्या अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 100 रुपए का, यानी मेरे पास क्रेडिट बैलेंस है, तो मेरे लिए ये लाइबिलिटी है। तो अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बैंक के लिए क्या हो गया? बैंक के लिए एसेट हो गया। बैंक बोलेगा ये मेरे लिए भाई एसेट है, क्योंकि इस ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक को मिलेगा हमसे, तो बैंक को कुछ पैसा मिलेगा इसके अगेंस्ट, तो बैंक के लिए ये एक एसेट है। इसलिए बैंक इसको डेबिट बैलेंस में दिखाती है, बैंक इसको डेबिट बैलेंस में दिखाती है। ठीक है, तो अब याद क्या रखना है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस होता है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। सिमिलरली पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो एक फेवरेबल बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो वो एक हमारे लिए अनफेवरेबल बैलेंस है। ये जो फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस बोल रहे हैं वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए अगर एसेट है, हमारे बैंक में पैसा पड़ा है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर हमारा वो ओवरड्राफ्ट है तो हमारे लिए बुरी बात है, सिंपल। ठीक है, तो इस चीज को आपको एक तो याद रखना है। और जो नीचे मैंने आपको बात बताई ये भी हम नोट में लिख लेते हैं, नोट, इसको हम नोट में लिख लेते हैं। तो लिखना, इसमें लिखना डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, तो आप कभी अपने पासबुक, अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स के अकाउंट होंगे तो उनसे पासबुक मांग के देखना, और उसमें देखना जहां जहां भी बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा होगा बैंक उसको क्रेडिट दिखाता है, और जहां जहां भी पैसा का पेमेंट हो रहा होगा, विड्रॉल्स वगैरह हो रही होंगी, उसको बैंक डेबिट करके दिखाता है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, जब हमारे को पैसा मिलता है तो हम अपने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश बुक को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट हमारे पास आ रहा है। एसेट जब भी बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। सिमिलरली जब पेमेंट हो रही होती है तो हम अपने बैंक को क्रेडिट करते हैं। लेकिन बैंक उल्टा करता है, जब भी पैसा डिपॉजिट हो रहा है अकाउंट में तो बैंक की लाइबिलिटी बढ़ती है, इसलिए बैंक उसे क्रेडिट करता है, और जब भी पैसा विड्रॉ हो रहा होता है या कोई पेमेंट वगैरह हो रही होती है तो बैंक उसको डेबिट करता है, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी कम हो रही होती है। तो हमारा बेसिकली जो बैंक का पैसा है हमारे लिए एसेट है, बैंक के लिए लाइबिलिटी, आपको इतना याद रखना है। इसलिए कहानी उल्टी चलती है, हमारा डेबिट बैलेंस बैंक का क्रेडिट बैलेंस, हमारा क्रेडिट बैलेंस बैंक का डेबिट बैलेंस, उल्टा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है। तो पहले तो आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले आपका इतना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अब इसके नीचे नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट एरो में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ बीआरएस। इसमें पहला टाइप हो गया कॉजेस ऑफ डिफरेंस आर गिवन। दूसरा टाइप हो गया
causes of difference are not given। है ना। तो बीआरएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर रहे हैं। तो यानी डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के लिए सबसे पहले आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि भाई डिफरेंसेस हैं क्या क्या। तो आपके बीआरएस के क्या क्या प्रॉब्लम्स के टाइप बन सकते हैं। पहला टाइप आपका बनता है जिसमें आपको डिफरेंसेस गिवन हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और दूसरा टाइप क्या बनता है कि डिफरेंसेस गिवन ना हो, डिफरेंसेस गिवन ना हो। लेकिन मैं मजे की बात आपको बोलूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा केस बनता है, तो वो ये वाला बनता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन वाला केस बनता है। यानी आपको एग्जाम में मोस्टली कॉजेज ऑफ डिफरेंस मोस्टली क्या गिवन ही होता है। जो आपके एग्जाम का सवाल आता है उसमें आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन होते हैं, तो आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ऐसा मतलब ये नहीं कि आपको ये पता ना हो कि अगर डिफरेंस के कॉजेज ना पता हो, आपको ना गिवन हो, तो आपको क्या करना है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, तो हम दोनों सीखेंगे। ठीक है, तो अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन हो, अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन हो, तो फिर तो हमको कुछ नहीं करना, हम डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते, डायरेक्टली प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन ना हो, तो सबसे पहले तो आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर पासबुक एंड कैश बुक and identify causes of difference and then prepare BRS and then prepare BRS। ठीक है, तो हम दोनों तरीके सीखेंगे, मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा। आपकी स्टडी मटेरियल में एक इलस्ट्रेशन भी है जिसमें आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस नहीं देता, तो वो हम कवर करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा नोटिंग कर लेते हैं, नोटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट एरो डाल के लिखना है मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग बीआरएस इसमें लिखना फर्स्ट रिकंसिलिएशन विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक, और दूसरा लिखना reconciliation after preparing adjusted cash book। एडजस्टेड कैश बुक को अंडरलाइन कर लेना, एडजस्टेड कैश बुक को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, एडजस्टेड कैश बुक क्या होती है हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, डिस्कस्ड लेटर ऑन। एडजस्टेड कैश बुक के बारे में हम बाद में समझेंगे, तो अभी मैं आपको सिर्फ लिखवा रहा हूं, बता नहीं रहा कि एडजस्टेड कैश बुक क्या हो रहा है होता है। तो अभी हम लोग एडजस्टेड कैश बुक को इग्नोर करके चलेंगे। तो यानी कि अभी हम लोग पहले जो क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग जो पहले सीखेंगे वो सीखेंगे रिकंसिलिएशन विदाउट प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। ठीक है, लेकिन अभी ये ओवरव्यू ले रहे हैं कि हमको पूरे बीआरएस प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें करनी होती है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू वे में सब चीजें लिख रहे हैं। राइट, चलो एक चीज और लिख लेना इसमें, एक चीज और लिख लेना प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस, प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस, कि बीआरएस प्रेजेंट कैसे होता है।
इसमें लिखना पहला बैलेंस प्रेजेंटेशन, दूसरा लिखना प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये भी मैं क्वेश्चंस की हेल्प से बताऊंगा कि क्या दोनों क्या चीजें हैं ये, लेकिन अभी आपको ये चीज लिखनी है। अच्छा, एक ना मुझे छोटा सा नोट और लिखवाना था यहां पे, किधर, यहां पे जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस लिखा था, इसमें एक नोट लिखवाना था। तो आप कहीं पे जहां हमने ये लिखा है ना, तो स्टार डाल के लिंक करके कहीं ऊपर मार्जिन में या कहीं नीचे एक लिंक करके एक नोट लिख लेना। तो कौन से पेन से लिखूं, इसको मैं लिखता हूं, चलो पिंक पेन से लिख लेते हैं। स्टार डालना और इस स्टार पे एक नोट लिखना है मेरे को, यहां लिख लेता हूं नोट। ठीक है, एक नोट लिखना था जो मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन अभी लिख लेते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन अज्यूम गिवन बैलेंस टू बी फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी वो आउटराइटली बोलेगा नहीं, वो बोल देगा बैलेंस एज पर कैश बुक, वो बोलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन ये नहीं बताएगा आपको कि वो बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है। तो वी ऑलवेज अज्यूम कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर वो नहीं बता रहा, तो हम हमेशा गिवन बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस मानते हैं। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो हम इसको डेबिट बैलेंस मानेंगे, अगर बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। इसका मतलब ये, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ऐसा और बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर हमें कैसे पता लगा कि इसमें कौन सा बैलेंस है, तो इसलिए मैंने ये नोट लिखवा दिया। तो ये नोट जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली खास कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ क्वेश्चंस हमको देखने हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखनी है सारी चीजों की। तो मैंने आप लोगों को बोला था टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो अपने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में हमने बोला था कि या तो हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन होते हैं या हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन नहीं होते। अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन है तो वेल एंड गुड, फिर तो हम लोग डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं बीआरएस। लेकिन अगर कॉजेज ऑफ डिफरेंस गिवन नहीं है तो हमको डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, पहले हमें पकड़ना पड़ता है कि भाई डिफरेंसेस है कहां कहां, और फिर उसके बाद हम लोग अपना बीआरएस बना पाते हैं। अब डिफरेंस आइडेंटिफाई कैसे होता है, डिफरेंस आइडेंटिफाई कैसे होता है, हम लोग पासबुक और कैशबुक को कंपेयर करते हैं, दोनों को देखते हैं और कंपेयर करते हैं और गलतियां देखने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां फर्क आ रहा है चीजों का, उसको आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम लोग बीआरएस बनाते हैं। अब मैंने आपको बोला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस हमेशा गिवन ही होता है, पर फिर भी हम लोग सीखेंगे कि अगर डिफरेंस के कॉजेज गिवन नहीं है तो आपको कैसे कैसे काम करना है। तो इसके ऊपर आपका स्टडी मटेरियल का पहला इलस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल का। तो फटाफट से हम लोग उस इलस्ट्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखना आप लोग मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 3.9। तो अगर आपके पास इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल की बुक्स में नहीं आई है तो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। चलिए तो कह रहे हैं मेसर्स टॉल एंड शॉर्ट, फैज बाजार, न्यू दिल्ली, इन अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक दरियागंज। तो बेसिकली आपको एक तो देखो ये पासबुक दे रहा है, ये आपको पासबुक दे रखी है उसने, और नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा एक उसने कैश बुक दे रखी है बैंक कॉलम, ठीक है। तो अभी देख लेंगे पासबुक में क्या है, कैश बुक में क्या है, नीचे जाके देखो। ये बेसिकली इलस्ट्रेशन समझाने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूं नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सबसे पहले एक बात का आप लोग ध्यान दे लो, एक चीज नोट करना आप लोग, ये आपको जो दे रखा है ना पासबुक, और ये बेसिकली जनवरी महीने का दे रखा है, कैशबुक और पासबुक आपको जनवरी महीने का दे रखा है। तो आप देखो 31 जनवरी लास्ट डेट पे बैलेंस पासबुक में आ रहा है 2,43,000 का,
2,43,000 का बैलेंस आ रहा है, वो भी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और अगर आप कैश बुक में जाओगे तो कैश बुक में देखना क्लोजिंग बैलेंस कब का आ रहा है, 31 जनवरी का 2,37,000 आ रहा है। तो आप देखो डिफरेंस आ रहा है ना। 31 जनवरी को पासबुक में अलग बैलेंस आ रहा है, कैश बुक में अलग बैलेंस आ रहा है। तो अब आपको देखो क्या है, अब इस क्वेश्चन में क्या आपको कॉजेज ऑफ डिफरेंस पता है? द आंसर इज नो। आपको देखना कहीं भी कॉजेज ऑफ डिफरेंस कहीं भी नहीं पता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और वो कैसे ढूंढोगे आप? कुछ नहीं, बच्चों वाला काम है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। आपको पासबुक और कैश बुक को बैठ के कंपेयर करना है, ठीक है। पासबुक और कैश बुक को कंपेयर करना है और आपका आप डिफरेंसेस पकड़ लोगे। कैसे करोगे आप देखो, मैं क्या काम करता हूं, मैं डिपॉजिट साइड से शुरू करता हूं, मैं पासबुक के डिपॉजिट साइड से शुरू करता हूं। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी डिपॉजिट आ रहा होगा, जो भी डिपॉजिट हो रहा होगा हमारे क्या बोलते हैं पासबुक में, वो हमारी कैश बुक के डेबिट साइड पे आएगा, वो हमारे कैश बुक के डेबिट साइड पे आएगा। और जो भी पेमेंट्स हो रही होंगी, जो भी विड्रॉल्स हो गई या पेमेंट्स हो रही होंगी, वो हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखो तो देखो सबसे पहले 2 जनवरी को उसने बोला हुआ है कैश जमा हुआ 4 लाख रुपए का। अभी मैं डिपॉजिट साइड देख रहा हूं, सिर्फ विड्रॉल साइड नहीं देख रहा। तो 4 लाख का कैश जमा हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है क्या ये 4 लाख रुपए आ रहे हैं कैश बुक में, क्या ये 4 लाख रुपए आ रहे हैं? तो देखो आ रहे हैं, ये देखो। अब डेट्स अलग अलग आ रही होंगी, यहां 1 जनवरी में दिखा रहा है, जबकि पासबुक में दिखा रहा है कितने जनवरी पे, 2 जनवरी पे। तो डेट्स तो अलग अलग आती है, ये प्रॉब्लम है, तभी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। डेट्स का डिफरेंस आता है, लेकिन ट्रांजैक्शन आ रही है। तो मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। 4 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट आ रहा है, ये हमारी कैश बुक में भी आ रहा है, पासबुक में आ रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात का और ध्यान रखना, देखो यहां क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो यहां जो क्रेडिट हो रहा है वो हमारे डेबिट साइड पे आया था। सिमिलरली जो पासबुक में डेबिट होगा वो हमारे कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आएगा। अब नेक्स्ट देखना, डिपॉजिट में नेक्स्ट क्या हो रहा है, जे जॉनसन से चेक मिल रहा है कुछ 35,000 रुपए का। तो आप देखो 35,000 रुपए का क्या डिपॉजिट डेबिट साइड पे आ रहा है कैश बुक के? द आंसर इज यस, आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, ये बिल्कुल मैच करता हुआ चल रहा था। हमें मैचिंग करनी है, सिर्फ पासबुक की ट्रांजैक्शन और कैश बुक की ट्रांजैक्शन को मैचिंग करते चलना है। नेक्स्ट आपको बी बाबू एंड कंपनी से चेक मिला 76,000 का, तो क्या ये कैश बुक में आ रहा है? देखो ये भी आ रहा है, तो ये भी ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर कैश जमा हुआ 30,000 रुपए का, तो क्या ये आ रहा है? देखो देखो ये आ रहा है, ये तो ये भी मैच हो गया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जे रायन ब्रदर से चेक मिला 43,000 का, ये जमा हो रहा है, तो क्या ये डेबिट साइड में आ रहा है? तो देखो ये आ रहा है। अब देखो अगला आइटम देखना, बाय इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कुछ हमने इन्वेस्टमेंट का रखी थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, उस पे हमें साल के आखिरी डेट पे कुछ इंटरेस्ट मिला 20,000 रुपए का। अब आप अपनी कैश बुक में चेक करना, क्या ये 20,000 रुपए आपको दिख रहे हैं? आइडियली कहां आने चाहिए? ये हमारे डेबिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हमें मिला है ये पैसा, ये इंटरेस्ट मिला है, तो हमारे कैश बुक के डेबिट साइड में आना चाहिए, बट आपको कहीं पे दिखेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये हमारा हो गया एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, ये ठीक है। और अब कैश बुक में आ जाओ, कैश बुक की डेबिट साइड में देखना, जो चीजें ग्रीन से हाईलाइट हो चुकी वो तो काम खत्म हो गया, वो हमें दोबारा से नहीं देखना। लेकिन अभी देखो 2 आइटम ऐसे हैं जो अभी ग्रीन से हाईलाइट नहीं हुए। एक ये है एम मोहन एंड कंपनी से कुछ चेक मिला है, और एक ये है एन नंदी एंड सन से कुछ 34,000 रुपए का चेक है। ये दोनों चीजें हमारी पासबुक में नहीं आ रही, देखना पासबुक में सारी नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो डेबिट साइड डिपॉजिट साइड पे आ रही होती, लेकिन यहां पे आ नहीं रही। तो ये भी यानी एक डिफरेंस हो गया हमारे लिए, कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया। तो जो कॉज ऑफ डिफरेंस है उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया। सेम काम अब हम करते हैं दूसरे साइड पे जाके। अब हम विड्रॉल्स देखते हैं सारी, और उसको अपने कैश बुक के क्रेडिट साइड से मैच करने की कोशिश करते हैं।
तो देखो पहले फर्नीचर डीलर को हमने 60,000 का कुछ पेमेंट किया है, तो क्या ये 60,000 की पेमेंट आ रही है? द आंसर इज यस, आ रही है। तो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूं। तो ये 60,000 आ रहा है, तो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं। फिर नेक्स्ट पेमेंट आपके पासबुक में आ रही है दास एंड कंपनी 1,25,000 की। क्या ये पेमेंट आ रही है दास एंड कंपनी को? यस, ये आ रही है। देखो तो ये दोनों जगह आ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट रॉय एंड जेम्स को 1,00,000 रुपए की कोई पेमेंट आ रही है, तो क्या ये आ रही है यहां पे भी? तो ये यहां पे भी आ रही है और यहां पे भी आ रही है, तो ये मैच हो गया। फिर 50,000 टू कैश विड्रॉल में लिखा है, मतलब हमने कैश कुछ विड्रॉ करा होगा 50,000 का, तो ये क्या कैश बुक में आ रहा है? देखो ये आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, अब मैं स्टार डाल देता हूं। हमने कुछ प्रीमियम की पेमेंट करी इंश्योरेंस की एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और इसके अलावा कुछ बैंक चार्जेस कट गए हमारे। अब आप अपनी कैश बुक में जाके देखना, ये 25,000 और 1,000 रुपए आपको नहीं दिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अगर ये रिकॉर्ड किए होते हमने, ये इंश्योरेंस प्रीमियम हो चाहे बैंक चार्जेस हो, तो वो हमारी कैश बुक के क्रेडिट साइड पे आ रहे होते, परंतु ये आ नहीं रहे। तो ये क्या हो गया? ये कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया। तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं। इन दोनों चीजों को मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं। सिमिलरली अभी आप कैश बुक में जाके देखना, दो ऐसी ट्रांजैक्शन है जो अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हाईलाइट नहीं की। एक के नागपाल एंड कंपनी को कुछ पेमेंट करी है, तो ये हमारे बेसिकली पासबुक में नहीं आ रहा। अगर आप देखोगे ये 73,000 की पेमेंट हमारे पासबुक में नहीं आ रही। सिमिलरली बी बाबू एंड कंपनी को कुछ 78,000 की पेमेंट है करी है, ये भी हमारे पासबुक में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपना कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करा और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करे। जो जो भी चीज ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर रखी है वो मैच हो रही है, तो वो अभी हमें देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो चीजें रेड में हाईलाइटेड हैं ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हमारे कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस हो गए। तो मैं यहां हाईलाइट करके लिख लेता हूं, नीचे लिख लेते हैं कि हमारे जो भी रेड से हाईलाइटेड है ये हमारा कॉज ऑफ डिफरेंस है, ठीक है। अब इसके बेसिस में अब मैं रिकंसाइल करने की कोशिश करता हूं। आपको बैलेंस एज पर कैश बुक पता है 2,37,000 का, आपको बैलेंस एज पर पासबुक पता है 2,43,000 का। इसको बैठ के हमको रिकंसाइल करना है। तो इस इलस्ट्रेशन में इन्होंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया है मेरे ख्याल से वो लिया है, इन्होंने बैलेंस एज पर पासबुक लिया हुआ है। देखो 2,43,000 से इन्होंने शुरुआत करी है। तो आपको आपकी सुविधा के लिए मैं क्या करता हूं, मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलता हूं, क्योंकि इन्होंने तो कर रखा है बैलेंस एज पर पासबुक, तो मैं बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलता हूं। तो देखो मैं बीआरएस कैसे बनाऊंगा, अब इसको मैं बीआरएस कैसे बनाऊंगा, मैं बोलूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है मेरा कितना, 2,37,000, 2,37,000। अब इस बैलेंस से मुझे बैलेंस एज पर पासबुक में आना है, तो इसके लिए मुझे कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। अभी देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे पता लगेगा क्या ऐड करना है, और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेगी। तो अब हम देखते हैं कि करके आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, और अब हमें सिर्फ जो रेड में हाईलाइट कर रखा है उसी को देखते हुए चलना है। तो क्योंकि मैंने डिपॉजिट से शुरुआत की थी तो मैं वहीं पे वापस आ जाता हूं। तो देखो 20,000 का एक इंटरेस्ट कलेक्टेड है ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारी पासबुक में। यह हमने कैश बुक में नहीं दिखा रखा, यह हमने कैश बुक में नहीं दिखा रखा। इसकी वजह से हुआ क्या, हमारा पासबुक बढ़ गया 20,000 रुपए से, क्योंकि बैंक ने तो दिखा दिया। हमारा पासबुक बढ़ गया 20,000 से, लेकिन हमारा कैश बुक नहीं बढ़ पाया 20,000 से। तो कैश बुक से पासबुक में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कैश बुक भी बढ़ानी पड़ेगी 20,000 से। तो इसमें मैं लिख दूंगा इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20,000। तो ये काम हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट में देखना डिपॉजिट में, डिपॉजिट में और क्या रेट हाईलाइटेड है, कुछ भी हाईलाइटेड नहीं है। तो अब कैश बुक में आके देखना डेबिट साइड पे हमने क्या है, दो चेक्स ऐसे है, ये वाला और ये वाला, जो हमने रिकॉर्ड कर दिया।
हमें मिल गया चेक, हमने बैंक में जाके जमा कर दिया, तो हमने इसको बैंक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये बैंक में क्लियर हुआ ही नहीं होगा चेक, क्योंकि बैंक में क्लियर नहीं हुआ चेक तो ये पासबुक में आ नहीं पाया। बैंक तो जब भी पासबुक में दिखाएगा जब ये चेक क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट सोचना, मैंने जो आपके साथ इफेक्ट डिस्कस किया था, तो जब मैंने चेक जमा कर दिया दोनों भी, तो मैंने अपने कैश बुक के डेबिट साइड पे दिखा दिया। इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन हमारी पासबुक नहीं बढ़ पाई। पासबुक तो अभी हमारी बढ़ी नहीं, तो मुझे कैश बुक से पासबुक में आने के लिए अपनी कैश बुक को कम करना पड़ेगा। तो दो चेक जो जमा नहीं हुए उसको मैं कम कर दूंगा। तो इसको मैं लिख दूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, इसको मैं कम कर दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग से लिख लेता हूं। तो एक तो है मेरा एम मोहन एंड कंपनी का चेक, एम मोहन एंड कंपनी, और है दूसरा है आपका एन नंदी एंड सन्स का। एन नंदी, नाम तो ऐसे रख लेते जो जल्दी जल्दी लिखने आते, नाम भी ऐसे लिख दिए इन्होंने। ठीक है, तो कितने कितने का चेक है, 1,05,000 और 34,000 का चेक है। तो मैं इसको अंदर के कॉलम में लिख लेता हूं, 1,05,000 और 34,000। बाहर टोटल करके लिख लेता हूं कितना, 1,39,000। इसका टोटल आ गया 1,39,000, और ये लेस कर रहे हैं तो मैं इसको माइनस करके ब्रैकेट में लिख लेता हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने अपने पासबुक के डिपॉजिट साइड का और कैश बुक के डेबिट साइड का सारा जो भी रेड हाईलाइटेड डिफरेंस था वो मैंने यहां पे एडजस्ट कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने वापस पासबुक के विड्रॉल साइड में। तो देखो दो पेमेंट्स ऐसी हैं, एक ये वाली एक ये वाली, जो मतलब बैंक ने तो कम कर रखा है लेकिन हमने कम नहीं कर रखा। इसका मतलब क्या हो रखा है, दोनों भी केस में, चाहे वो प्रीमियम हो चाहे वो बैंक चार्जेस हो, दोनों भी केस में इफेक्ट क्या हो रखा है, पासबुक कम हो गया है मेरा क्योंकि विड्रॉल में आ रहा है, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में इसको दिखाया नहीं, तो यानी कैश बुक बढ़ी हुई है, पासबुक कम हो रखी है। तो कैश बुक से पासबुक में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को कम कर देना पड़ेगा। कैश बुक से पासबुक में आने के लिए हमको कैश बुक को भी कम कर देना पड़ेगा। तो इसको मैं दिखा देता हूं, ये भी लेस में आ जाएगा। एक तो प्रीमियम पेड but not recorded in cash book, और बैंक चार्जेस not recorded in cash book। ठीक है, तो दोनों भी चीजें हम माइनस कर देंगे तो कितनी कितनी फिगर थी एक बार देख लो, 25 और 1, 25 और 1, तो ये भी मैं माइनस में लिख दूंगा 25 और 1। ठीक है, तो ये मेरा कहानी खत्म होगी। नेक्स्ट रेट क्या है, तो ये दोनों चीजें मैंने ले ली, तो मेरा पासबुक का काम खत्म हो गया। अब मैं कैश बुक में आ जाता हूं। तो कैश बुक में भी दो चेक मेरे को दिख रहे हैं जो मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन वो मेरे चेक जमा नहीं हुए होंगे या चेक क्लियर नहीं हो पाए होंगे अभी तक भी, इसलिए वो मेरी पासबुक में नहीं आ रहे। तो एक ये वाला चेक है, एक ये वाला चेक है। तो अब इन दोनों में भी क्या हुआ, मैंने चेक पेमेंट के लिए इशू कर दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी, लेकिन ये पासबुक में अभी क्लियर नहीं हो पाई। ये पासबुक में क्लियर नहीं हुई, तो यानी मेरी पासबुक कम नहीं हो पाई। तो इसको मेरे को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी कैश बुक को बढ़ा देना पड़ेगा, मुझे अपनी कैश बुक को बढ़ा देना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे, इसको मैं बोलता हूं चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो इसमें दो चेक आ गए, तो दोनों को अलग अलग से लिख लेता हूं, के नागपाल एंड कंपनी, के नागपाल एंड कंपनी, और बी बाबू एंड कंपनी, बी बाबू एंड कंपनी। 73 और 78, तो इसको भी अंदर के कॉलम में लिख लेते हैं, 73 और 78। इसका टोटल आ जाएगा बाहर 1,51,000, 1,51,000। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले रेड हाईलाइट जो पोर्शन है
यानी डिफरेंसेस को मैंने मार्क कर दिया और आइडेंटिफाई कर दिया और अकॉर्डिंगली मेरी अब रिकंसिलिएशन बन गई। तो अगर अब मैंने सब चीजें सही करी होगी तो जब मैं ये बैलेंस एज पर कैश बुक में ये प्लस माइनस करूंगा तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो बैलेंस एज पर पासबुक आना चाहिए। तो क्या वो आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो 2,37,000 प्लस 20 प्लस 1,51,000 माइनस करना है 1,39,000 माइनस 25 माइनस 1,000। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 2,43,000। 2,43,000 आंसर आ रहा है। तो एक बार चेक करना पासबुक का क्या यही बैलेंस आ रहा था। देखो पासबुक का हमारा यही बैलेंस आ रहा था 2,43,000। तो ये काम करना हमें होता है बेसिकली BRS। तो इसको मैं बोल दूंगा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। तो दिस इज माय BRS। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, दो बातें और बता देता हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान दे देता हूं यहां पे मैं आपको। अगर सपोज ये मेरा जो आंसर आया, आप अपनी कैलकुलेटर में करके देख लेना, ये मेरा प्लस में आ रहा था 2,43,000 मेरा ये प्लस में आंसर आ रहा था कैलकुलेटर। अगर कभी हो सकता है ये मेरा माइनस में आंसर आ जाता। अगर ये मेरा आंसर माइनस में आता तो ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो जाता, यानी ये मेरा बेसिकली अनफेवरेबल बैलेंस हो जाता। अभी जो आया प्लस में आंसर आया तो ये मेरा आप कह सकते हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया है, जिसको मैं फेवरेबल बैलेंस भी बोल देता हूं। हमने शुरुआत करी थी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक की, तो मैं यहां ब्रैकेट में डेबिट लिख लेता हूं। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक से हमने शुरुआत करी थी और जो मेरा आंसर आया है वो बैलेंस एज पर पासबुक आया है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अगर ये आंसर माइनस में आता तो ये आंसर मेरा डेबिट बैलेंस में हो जाता है, यानी अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट में हो जाता। तो अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, जो ये मैंने प्रेजेंटेशन करी, आप नोट करना ये मैंने क्या प्रेजेंटेशन करी। ये जो मैंने प्रेजेंटेशन करी है BRS की, इस प्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड, ठीक है। तो आपको अगर मैं नोट्स में वापस लेके आऊं तो देखो मैंने क्या लिखा था प्रेजेंटेशन में, हमने बोला था एक बैलेंस प्रेजेंटेशन, एक प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। सो दिस इज माय बैलेंस प्रेजेंटेशन। मेथड ना बोल के इसको मैं प्रेजेंटेशन बोल देता हूं, क्योंकि मैंने नोट्स में प्रेजेंटेशन वर्ड लिखा है, तो यहां पे भी मैं प्रेजेंटेशन लिख देता हूं। ठीक है, तो ये जो तरीका है जहां पे हम एक सिंगल कॉलम में प्लस माइनस करके ऊपर नीचे दिखा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बैलेंस प्रेजेंटेशन। प्लस माइनस प्रेजेंटेशन क्या होती है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इलस्ट्रेशन चेक करेंगे और इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, और वहां पे मैं आपको दोनों भी तरीकों से एक ही क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। बैलेंस प्रेजेंटेशन भी करके दिखाऊंगा, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। आप एग्जाम में कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, आप एग्जाम में कोई भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जो प्रेजेंटेशन आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगती है आप वो प्रेजेंटेशन यूज करना। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप इसी तरीके से करो या उसी तरीके से करो, दोनों ठीक है और दोनों ICAI एक्सेप्ट करता है। तो आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन लिख सकते हो। तो वो चीजें हम वैसे नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर मेरा वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं था। आज के लेक्चर का, इस लेक्चर का पूरा पर्पस ये जो था कि मैं आपको BRS की पूरी एक पिक्चर बिल्ड कर पाऊं आपके दिमाग में कि BRS होता क्या है, क्यों बनता है और क्या इसकी मतलब बेसिकली हमें थिंकिंग रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज हमारा पूरा बेस बिल्ड हुआ है BRS का। और इस इलस्ट्रेशन को आप लोग, ऑल्दो मैंने बोला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में मुश्किल है, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये इलस्ट्रेशन अच्छा है आपका पूरा एक बेस बिल्ड करने के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी डिस्कशन समझ आई होगी। इसके अलावा आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में नीचे कहीं जाके कई सारे, जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये वाला। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल, और भी कहीं एक एग्जाम्पल शायद ऊपर कहीं दे रखा था, एक एग्जाम्पल ऊपर कहीं कहीं दे रखा है मेरे ख्याल से, एक बार चेक करता हूं, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपका होमवर्क कुछ नहीं है, आज रिवाइज करना है सारा कॉन्सेप्ट, और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको टिक कराए दो, ये एग्जाम्पल एक बार रीड करना और देखना क्या आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ BRS। तो कॉन्सेप्चुअली कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, मोस्टली जो जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने सब कुछ आज कवर कर दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल जस्ट फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिर्फ स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो बिफोर आई एंड दिस लेक्चर मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं कि इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक मैं कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं कर पाऊंगा। द रीजन बीइंग आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, तो इस वजह से नेक्स्ट वीक में कोई भी लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाऊंगा। दैट मीन्स अब जो इसकी कंटिन्यूशन होगी, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। तो उतना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जितना हमने कवर कर लिया आप उतना क्या कहते हैं उतना आप लोग रिवाइज कर लेना। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत जल्द कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट होने वाला है ना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे अगर कोई देख रहे हैं लेक्चर, तो आपका कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट होने वाला है। ऑल्दो मैंने ये बात ग्रुप में इन्फॉर्म कर दी है, तो बहुत जल्दी मे बी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में कंपनी अकाउंट्स का पूरा टेस्ट होगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स मैं पूरा कवर कर चुका हूं अपने लेक्चर में। तो कंपनी अकाउंट्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसका हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे बहुत जल्दी। तो अगर आप कोई ऐसा बच्चा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है, टेस्ट वगैरह देना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप मेरे को अगेन इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या मेरे को ईमेल कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको बीआरएस का पूरी चीजें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आपने इसको एंजॉय भी करा होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।